नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ हमारे समाज का आईना होती है। समाज में हो रही घटनाओं को हमारे सामने उजागर करती हैं। हर कहानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सभी कहानियों में हमारे लिए कुछ सीख छिपी होती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं और इस कहानी से भी कुछ सीख लेते हैं। आज की कहानी है बच्चों, मैंने अपनी वसीयत में तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा कर दिया है। आइए बैठिए। वकील और विटनेस दोनों आ गए थे। मिस्टर बंसल ने अपनी वसीयत उनके सामने रखी थी। इसे बदलना है। यह वही वसीयत है ना जो आपके कहे अनुसार दोनों बेटों के नाम आपकी संपत्ति की है। आपने ऐसे ही बनवाई थी। हाँ ठीक है, पर अब इसे बदलना होगा। दोनों कोठियों का इवैल्यूएशन हो गया है। उसने कागज दिखाए थे। इसका 1/3 हिस्सा मेरी बेटी के नाम होगा, बाकी सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम होगी। ट्रस्ट के सदस्यों की सूची अभी अंतिम नहीं हुई है, पर जल्दी ही हो जाएगी। सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप चाहते क्या हैं? जहां मैं रह रहा हूं इस कोठी में एक ओल्ड होम बनेगा और दूसरी बेच देंगे। उसका पैसा ओल्ड होम बनाने और दूसरी ज़रूरतों के लिए काम आएगा। कुछ राशि का 1/3 मेरी बेटी पूनम के नाम होगा। मिस्टर बंसल, आप एक बार दोबारा सोच लीजिए। बेटों को जहाज से बेदखल करेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कुछ भी हो, आप उसकी चिंता मत करें। आप वसीयत पर ध्यान दें। अगर वे इसके विरोध में कोर्ट में जाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यह सारी संपत्ति मैंने बनाई है। यह उनके पुरखों की भी नहीं है। मेरी मर्जी है, मैं इसका क्या करता हूँ। ठीक है, नई वसीयत की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जल्दी ही वसीयत बन जाती है तो आपसे संपर्क करेंगे। मिस्टर बंसल रॉकिंग कुर्सी पर बैठ गए थे और आगे पीछे होते हुए सोच रहे थे। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। इस समय जो स्थिति है इसमें यही ठीक है। 1000 गज में बनी कोठी थी। अब उसमें अकेला रहना और भयभीत रहना कितना हास्यास्पद है। आज यह संपत्ति करोड़ों की है, पर उसने तो यह ज़मीन कपड़े के भाव पर खरीदी थी। वह तो खरीद भी नहीं रहा था, पर बुजुर्ग थे, पिता के दोस्त थे। वही ज़बरदस्ती भी करते हुए प्लाट उसके नाम पर खरीद कर कागज़ दे गए थे। वह और परिवार तो सरकारी क्वार्टर में ही रहता आया था, पर जब सरकार का नोटिस था जिनका घर है वे या तो अपने घर में जाएं, क्वार्टर का किराया मार्केट रेट पर देना होगा। उसने लोन लिया था और सादा सा घर बनवा लिया था। वह परिवार के साथ यहीं आ गया था। फिर बच्चे बड़े हो रहे थे। राकेश की शादी हुई तो उसके लिए पहली मंजिल पर नीचे की तरह से ही घर बना था। वह रहा था 3 वर्ष, फिर चला गया था। उसकी पत्नी भी औपचारिकताएं पूरी करके उसी के पास जॉर्जिया चली गई थी। राजीव तो शुरू से ही बाहर रहा। पहले पढ़ाई पूरी की थी, फिर नौकरी भी लग गई थी। वहीं पर विदेशी मूल की लड़की से उसने शादी भी कर ली थी। पूनम सबसे छोटी थी। उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो उसी का दोस्त था अनिल, उससे शादी हो गई। पहले वे दोनों दुबई में रहे, पर अब अनिल के माता पिता के बहुत स्वस्थ न रहने पर, उनका अकेला लड़का होने पर अनिल मुंबई लौट आया था। अब वहीं अपने माता पिता के साथ रह रहा था। संतोष और वह भी ठीक ठाक रह रहे थे। बच्चों के चले जाने से संतोष उदास हो जाती थी। उसके कहने से उसने भी एनजीओ में जाना शुरू कर दिया था। वहाँ वह बच्चों को पढ़ाती थी। सब ठीक ही चल रहा था, पर तब संतोष को बीमारी ने घेर लिया था। उसको डॉक्टरों से और अस्पताल से चिढ़ थी, जाना ही नहीं चाहती थी। फिर भी जिद करके उसे ले जाता था। आखिर उसके सारे टेस्ट हुए, पता चला था यूट्रस का कैंसर है। काफ़ी देर हो गई थी, 3रे स्टेज थी। कैंसर यूट्रस से नीचे चला गया था। यूट्रस समय पर निकल जाता तो ठीक था। अब देर हो चुकी थी। विजाइना तक फैल गया था। घर की खुशियाँ खत्म हो गई थी। अस्पताल और घर के बीच भागना पड़ रहा था। राजीव और राकेश को बताया था। उन्होंने कहा था आएंगे। आए थे। राकेश आया था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। संतोष के चेहरे पर उजास था, पर वह चौथे दिन ही लौट गया था। जाना पड़ेगा माँ। राजीव अकेला आया था। उसकी विदेशी पत्नी तो कभी आती ही नहीं थी।
शादी के बाद सिर्फ एक बार आई थी। धूल धूप मिट्टी से परेशान, आकुल व्याकुल। 7-8 दिन बाद ही लौट गई थी, फिर कभी नहीं आई। राजीव रुका था, सप्ताह भर बाद फिर चला गया था। पूनम आ गई थी, पूनम रुकी रही थी। उसका पति अनिल भी सप्ताह के अंत में आ जाता था। पूनम माँ के साथ साए की तरह बनी रहती थी। पूनम की माँ कहने लगी थी, मुझे अब ज़्यादा दिन तो जीना नहीं है, चाहती हूँ एक बार पूरे परिवार के साथ दिन बिताऊं। राजीव और राकेश को बुला लो। सच्चाई जानते हुए भी उसने फ़ोन किया था। देखता हूँ पापा, अभी पिछले महीने आया था, फ़ोन करूँगा, राजीव ने कहा था। राकेश को बताया था, तुम्हारी माँ के आखिरी दिन है, तकलीफ़ में है, तुम्हें याद कर रही है, आ जाओ, आप उसका ख्याल रखो पापा, उनके लिए एक नर्स रख दो, चाहे तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दो, जो भी खर्चा होगा मैं भेज दूंगा, आप फिक्र न करें। उनके तन मन में आग लग गई थी। मेरे पास बहुत पैसा है बेटे, हमारे लिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ोन पटक दिया था। संतोष बार बार पूछती थी, वह उसको क्या कहता। संतोष खाली आंखों से छत ताका करती थी। पूनम और वह दोनों हमेशा साथ ही होते थे। पूनम ने बच्चों को बुला लिया था। उसके पति अनिल का फ़ोन आया था, इधर घर की चिंता न करो, अरुण की पत्नी आ गई है सिंगापुर से, घर संभाल लेगी, तुम मम्मी का ध्यान रखो। हमारा 50 साल का साथ था। संतोष की तकलीफ़ बढ़ रही थी। मेरे बेटे आ जाते तो अच्छा होता, कम से कम अपने कंधों पर मुझे छोड़ आते। ऐसी बातें मत करो मम्मा, पूनम कहती। आएंगे ही जब कहा है, मैं हूँ ना, फिर यह दोनों आपके नाती तो हैं ना। उस दिन खाना खा चुके तो संतोष ने कहा था, बच्चों के साथ खुश भी हो जाती थी, फिर बेचैन हो जाती। पूनम ला ज़रा फ़ोन दे, मैं बात करती हूँ। मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे तो प्राण आसानी से निकल जाएंगे। देखो कब से अटके पड़े हैं, अभी तो कहाँ आधी रात है माँ, शाम होने दो, फ़ोन करते हैं, वहाँ तब सुबह होगी। आखिर उसी दिन संतोष की हमेशा खुली 3 महीने से इंतज़ार करती आंखें मुद गई थी। मन पर पत्थर रखकर उन्हें फ़ोन किया था। राजीव ने कहा था, मैं देखता हूँ पापा, आने की कोशिश करता हूँ। राकेश आया था 3 दिन बाद, और वापस जाने की भी उसे बहुत जल्दी थी, इसलिए उसने पंडित जी से कहा था, अब ये सारी रस्में मेरी बेटी पूनम निभाएगी। वही बेटा भी है और बेटी भी है, फिर इसका पति अनिल भी है मेरे बेटे जैसा। आप न तो इंतज़ार करेंगे न ही कुछ दूसरा सोचेंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी होने लगी कि बच्चे नहीं आए। उसने कहा, राकेश 3 दिन बाद आया था, उसे जाना था, 13वीं तक नहीं रुक सकता था, 3 दिन बाद ही उठाला कर दिया था। पूनम के माँ की 13वीं हो गई, लेकिन उनके दोनों बच्चों के पास ना तो समय था आने के लिए और ना ही फ़ोन करके हाल चाल पूछने की ज़रूरत समझी। ये बेटे हैं मेरे, जिन्हें अपने बाप के दुख का अंदाज़ा भी नहीं है। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार चले गए थे। पूनम को लगभग 1.5 महीना हो गया था। उसने कहा था, पूनम अब तुम भी अपने घर जाओ, अपनी गृहस्थी संभालो बेटा। ठीक है पापा, आप कुछ दिन के लिए साथ चलते तो अच्छा लगता, बाद में आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर पूनम लौट गई थी। परेशान थी, आप अपना ध्यान रखना, मैं फिर आती हूँ, तब आप कुछ दिन हमारे साथ रहने के लिए चलना। घर अब घर नहीं रहा था, जैसे कुछ टूट गया था, सब रुका सा लगता था। राकेश का फ़ोन आया था, पापा अपना सामान पैक कर लीजिए और आप भी इधर ही आ जाइए। यू स्टे विथ अस नाउ, आपको डिपेंडेंट डिक्लेयर कर दूंगा, आपको पेंशन भी मिलती रहेगी। शट अप, गुस्से से आग बबूला हो गया था। आखिर क्या हो गया इन बच्चों को। घर में पुराना सर्वेंट था, बाकी स्टाफ वैसे ही था, सब फिर से अपने रूटीन में लौट आए थे। वह ही नहीं सामान्य हो सका था। कुछ दिनों में उसे लग रहा था कि पीछे क्वार्टर में रहने वाले दीनू का व्यवहार कुछ बदल सा गया था। वह उनकी तरफ बेधक नज़रों से देखता। एक दिन उसने पूछा था, साहब रात को आपके पास कमरे में सो जाऊं? आप अकेले हैं, रात को कोई ज़रूरत हो तो रहूँगा आपके पास।
यूँ उसकी बात गलत नहीं थी, पर उसकी छठी इंद्री कह रही थी नहीं। एक दिन उसने देखा वह उसके कमरे का ड्रॉअर खोल रहा था। कुछ चाहिए क्या? क्या ढूंढ रहे हो? उसका पीले पड़ गए चेहरे को देखकर उसका संदेह पक्का हो गया था। जी नहीं सर, आज बहादुर की जगह मैं ही डस्टिंग कर रहा हूँ। नहीं, रहने दो। उसके भीतर की बेचैनी बढ़ गई थी। लगने लगा था वह शायद मौके की तलाश में है, कभी भी उसके साथ कुछ बुरा कर सकता है। उसने सोचा क्वार्टर खाली करवा लें, पर वह समझ जाएगा। अगर यहाँ से इसे निकाल भी दिया तो भी वह घर के बारे में सब कुछ जानता है, वह भी कि वह अकेला रहता है। उसने सब्र से काम लिया था। एक दिन उसने समझाया था, देखो अब मैडम भी नहीं है, अकेला हूँ, इतने लोग नहीं चाहिए। बहादुर घर देख रहा है, तुम कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाओ। तुम्हारे बच्चे हैं, घर परिवार और खेत हैं। 2 साल से गए भी नहीं हो। उसने उसे उसकी तनख्वाह के अलावा भी पैसे दिए। बच्चों के लिए चीज़ें लेते जाना। वह बेमन से चला गया था। उसने अपने सुरक्षा गार्ड को आगाह किया था। वह अपने को असुरक्षित महसूस करने लगा था। वह क्लब जाता था, वहाँ पर भी सबकी मिलती जुलती यही कहानी थी। उसने सोचा था उसे ओल्ड होम में जाकर रहना चाहिए। वह गया भी था, लौट आया था। फिर उसे लगा था इतना बड़ा घर, क्यों न इसे ही ओल्ड होम बना लिया जाए। बिजली की तरह यह विचार उसके मस्तिष्क में कौंधा था। उसने जल्दी ही अपने विचार को यथार्थ में बदलने के लिए कोशिश शुरू की थी। कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ, बहुत आसानी से सब होता गया था। नीचे 3 बेडरूम थे, 3 बेडरूम ऊपर भी थे। नीचे बहुत बड़ा लिविंग था, ऊपर भी वैसे ही बना था। उसने ऊपर के लिविंग को बीच में दीवार डालकर 2 कमरे बनवाए। आर्किटेक्ट और कंस्ट्रक्शन कंपनी की मदद ली। पीछे सॉफ्ट बनाए लिफ्ट लग गई थी। उसने दूसरी मंजिल पर भी दूसरे कमरे बनवा दिए थे। कुल 10 कमरे हो गए थे, सबके साथ बाथरूम अटैच थे। अपने लिए उसने नीचे बाद में गेस्ट के लिए बनाया गया सेट चुना था। अब यहाँ 10 लोग आराम से रह सकते थे, जिनके पास खर्चे के पैसे तो हैं पर घरों में सुरक्षित नहीं है या उन्हें आदर से नहीं रखा जाता। वे यहाँ सुरक्षित और सम्मान से रह सकते हैं। किचन को बाहर की तरफ बढ़वा दिया था। नीचे का हाल सबके लिए फुर्सत के समय के लिए था। यहाँ टीवी देखा जा सकता था, कंप्यूटर रखवा दिए थे, कैरम बोर्ड, शतरंज खेलने का भी प्रबंध था। संतोष के पूजा घर को प्रार्थना घर में बदल दिया गया था। सभी धर्मों के प्रतीक थे वहाँ। उसने अपने जीवन भर कलात्मक वस्तुएं जो इकट्ठी की थी, उन्हें वहाँ स्थान की उपयुक्तता में सजा दिया गया था। ऊपर की मंजिल के लिए लिफ्ट लगा दी गई। दूसरी मंजिल पर ही एक छोटा सा गेस्ट रूम बना था। अगर किसी का रिश्तेदार मिलने आता तो एक दिन रुक सकता था। जो जैसा वह चाहता था वैसा ही हो रहा था। दूसरा घर जो संतोष के नाम था उसे बेच दिया गया था। उसी का पैसा यहाँ लग गया था। संतोष की जमा पूंजी ट्रस्ट के खाते में गई थी ताकि उस पर आए ब्याज में खर्चा चलता रहे। बाकी सदस्य भी दे रहे थे। संतोष के गहने पूनम के नाम कर दिए गए थे। ज़रूरत की और आराम की सभी सुविधाएं थी। एक कमरा स्वास्थ्य लाभ के लिए भी था, जहां हर रोज़ सुबह डॉक्टर आता था। वहीं साथ के कमरे में फिजियोथेरेपी का प्रबंध था। अब कंस्ट्रक्शन का और फर्निशिंग का काम हो गया था। लोग आना भी चाह रहे थे, बस अब उसका इनोग्रेशन होना था। जब घर बना था, घर के बाहर पत्थर पर सतीश बंसल, राजीव बंसल और राकेश बंसल के नाम थे। यह पत्थर किलवा दिया गया था। वहाँ लिखवाया गया था, श्रद्धांजलि बंसल परिवार हमारा घर। ट्रस्ट के सदस्य भी चुन लिए गए थे। ट्रस्ट के अध्यक्ष मिस्टर सतीश बंसल के प्रस्ताव पर सब सहमत थे। वसीयत में लिखा गया था, मिस्टर सतीश बंसल के बाद यह सब उनकी बेटी पूनम और अनिल उसका पति देखेंगे। पूनम अध्यक्ष होगी। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। 6 महीने में इतना बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो गया था। अब तक 8 सदस्य आ गए थे। सुबह की चाय सबके कमरों में पहुंच जाती थी। ब्रेकफास्ट सब इकट्ठे डाइनिंग रूम में करते थे। आपस में बातचीत होती। नाश्ते के बाद अपनी इच्छा के अनुसार कुछ कंप्यूटर पर बैठ जाते और कुछ किसी गेम में व्यस्त हो जाते। जो चाहता अपने कमरे में लौटता था और जो नहीं लौटते वे दूसरे सदस्यों के साथ अनौपचारिक आपसी बातचीत में लग जाते।
सप्ताह में एक बार बाहर जाने का कार्यक्रम होता। जो जाना चाहते थे वे जा सकते थे। उनके साथ हमारा घर के कार्यकर्ता रहते। महीने में एक बार वे थिएटर में जाकर फिल्म भी देख सकते थे। बीच बीच में उनके लिए पिकनिक या दर्शनीय स्थलों पर जोन के कार्यक्रम होते थे। कोई भी त्योहार होता तो सबकी हिस्सेदारी होती। दीपावली की तैयारियां सबने मिलजुल कर की थी। मिसेस बनर्जी ने हमारा घर की सजावट की थी। उमा ने बहुत सुंदर कार्ड बनाए थे, वह आर्टिस्ट थी। मिसेस भाटिया ने मोमबत्तियां खुद बनाई थी, दिए भी बनाए थे। वर्मा जी दीपावली की शॉपिंग, मिठाई वगैरह लेने कार्यकर्ताओं के साथ चले गए थे। हमारा घर घर की तरह यह दीपावली अभूतपूर्व थी। साथ की रिफ्यूजी कॉलोनी के घरों के बच्चों को बुलाया गया था। उन्होंने फुलझड़ियाँ और अनार जलाकर दिवाली का आनंद उठाया। बच्चों में मिठाइयाँ बांटी गई थी। जैसा वह चाहता था वैसा ही हो रहा था। उसे संतोष की याद आई थी। आखिर वह हमारा घर बंसल परिवार ही तो है। तुम्हें हम सब की ओर से श्रद्धांजलि है यह, और मेरे बच्चों को यह सबसे बड़ा सबक कि अगर उनकी ज़िंदगी में माता पिता के लिए कोई जगह नहीं है तो माता पिता के जीवन में और उनकी प्रॉपर्टी में बच्चों के लिए भी कोई जगह नहीं है। दोस्तों, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं सभ्यता के लिए, संस्कार के लिए, पर पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारे बच्चे इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं कि उन्हें माता पिता के भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं है। जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया, बचपन में उन्हीं के लिए वह जीती आई, उसी माँ के मरने जीने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। आपको बंसल जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।